और देखिए न्यूयॉर्क में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। यहूदी छात्रों ने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई है। कॉलेज के गेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। हालात देखिए, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें आई हैं उसमें आप देखिए जो जूज स्टूडेंट्स थे, आप देखिए उन्होंने अपनी जान बचाई। कैसे उनके कॉलेज के गेट तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गया और वहां पर यहूदी छात्रों को भागना पड़ा। इराक और जॉर्डन बॉर्डर पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। इराक से जॉर्डन जा रहे तेल टैंकों को रोका गया। इजरायल का साथ देने के लिए जॉर्डन का विरोध। वहीं इजरायल पर हिजबुल्लाह ने भी हमला किया। ये हमले लगातार हो रहे हैं। इजरायल के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया, इजरायली सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त किया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। ये देखिए कम्युनिकेशन टावर को टारगेट किया और फिर उसे उड़ा दिया। तो हिजबुल्लाह के भी हमले लगातार जारी हैं और खासकर जो लेबनान बॉर्डर है वहां पर भी तनाव बना हुआ है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो आईडीएफ पर अटैक कर रहे हैं, उनके सेंटर्स पे अटैक कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन टावर है इजरायल का, जिसको हिट किया है हिजबुल्लाह ने अपने हमले में। तो देखिए किस तरह से ये फ्रंट भी ओपन है और यहां पर भी तनाव बना हुआ है। संजय सोई सर, एक अहम सवाल हिजबुल्लाह को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या इस बात की कहीं भी कोई आशंका है कि हिजबुल्लाह बॉर्डर क्रॉस करके इजरायल की धरती पर अपने सैनिकों को उतारेगा या फिर सीमा के इस पार उस पार भी ये इस तरह से रॉकेट दागते रहेंगे? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक इजरायल ने शुरू नहीं किया है। क्या उस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले इस वॉर फ्रंट को पूरी तरह से हिजबुल्लाह ओपन करने की हिम्मत रखता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इजराइल के हिसाब से भी हिजबुल्लाह ज़्यादा ताकतवर है, इनके पास ज़्यादा असला है। रॉकेट तकरीबन 1.5 लाख के लगभग हैं, मिसाइल्स 300 हैं, 50,000 के लगभग लड़ाके हैं और जो बाकी एंटी टैंक वेपन मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, आर्टिलरी, मोटर्स, ये सब हथियार काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो ये ज़्यादा बड़ा खतरा होता है इजराइल के लिए अगर ये मोर्चा पूरी तरह से खुल जाता है। अभी ये मोर्चा पूरी तरह से खुला नहीं है। और दूसरी बात, इनको फ़ायदा कि इनको पीछे से लेबनान साइड से लगातार सप्लाई भी आ सकती है। जैसे हमास को पूरी तरह से घेर दिया गया है और हमास अभी को कुछ नया हथियार और एम्यूनिशन नहीं मिल सकता है। यहाँ पर अगर ये लड़ाई चलती है तो ज़्यादा हथियार और एम्यूनिशन आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अभी अपने वहाँ फोर्सेस लगाए हुए हैं और हिजबुल्लाह में अभी वो शक्ति नहीं है कि वो ऑफेंसिव अटैक कर सके, पूरा फुल फ्लेज अटैक कर सके। उनके अंदर वो इन्फिल्ट्रेट करके आतंकवादी टाइप की कार्रवाई कर सकते हैं जैसे हमास। बिल्कुल सर, लेकिन हमास के साथ जब हिजबुल्लाह मिलकर के आईडीएफ के खिलाफ लड़ता है तो उनकी ताकत दोगुनी जरूर हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा पट्टी में हमास के हमले से दहशत का माहौल है। इजरायल के रिहायशी इलाके पर हमास ने रॉकेट से हमला किया। रिशोन लेजियन में हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमले लगातार जारी हैं गाजा के आसपास के इलाकों में। गाजा पट्टी में हमास के हमले से दहशत का माहौल है। तो नेतन्याहू बार बार गाजा में जमीनी ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अब तक ग्राउंड ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? इसके पीछे कई अहम कारण हैं, वजह है। आइए जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या वो बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से ये जो ग्राउंड ऑपरेशन ही अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जल्दी से देखते हैं, राजनीतिक कारण जो है उस पर हम नजर डालते हैं। तो ग्राउंड ऑपरेशन से कई देश असहमत है, नेतन्याहू के कई फैसले पर असहमति है और इजरायल सरकार पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। जी हाँ, गाजा में जमीनी आक्रमण में देरी की वजह बंधक भी हैं, क्योंकि हमास के कब्जे में विदेशी बंधक हैं, अलग अलग देशों के बंधक हैं और गाजा में कैद लगभग 220 बंधक हैं। बंधकों को हमास ने सुरंगों में रखा हुआ है, बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमास।
तो ये दबाव है ये। और देखिए अब इसमें खतरे क्या क्या शामिल है अगर ये ऑपरेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले आईडीएफ की बात करें, हमास के खतरनाक लड़ाकों से आईडीएफ का सामना होना है। लड़ाकों के पास अत्याधुनिक हथियार है, गाजा में सुरंग का बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क बड़ा चैलेंज है। सुरंगों में हथियारों का जखीरा हो सकता है जो कि एक बड़ा खतरा है आईडीएफ के लिए। जी, आईडीएफ के लिए सिर्फ हमास ही चुनौती नहीं है, हिजबुल्लाह भी चुनौती है। जमीनी आक्रमण पर हिजबुल्लाह की चेतावनी, लेबनान के साथ ईरान ने खोला है मोर्चा और हिजबुल्लाह से आईडीएफ के एक मोर्चे पर लड़ाई जारी है। वहीं जमीनी ऑपरेशन से कई मोर्चे पर होगी जंग। तो देखिए, गाजा में जमीनी आक्रमण में देरी की वजह यह भी है जिसमें हिजबुल्लाह भी बड़ी चुनौती और साथ ही हमास जो है वो बंधकों को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इजरायल ने हमास की ताकत का कनेक्शन काटने का पूरा बंदोबस्त भी किया है, पूरी प्लानिंग भी बनाई है। इसको भी हम समझते हैं कि क्या है ये पूरी प्लानिंग। देखिए, जो टनल्स हैं वो बड़ी ताकत है। तो हमास जो है वो हमास का जो ये तंत्र है इसको कैसे खत्म करेगा, उसकी लाइफलाइन को कैसे काटेगा। सुरंगों में बिजली पहुंचाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और उस जनरेटर को अगर रोक दिया जाए, जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत है, यही ईंधन सप्लाई इजरायल रोकने वाला है। जी, और बिना ईंधन के कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा। साथ ही सुरंगों में वेंटिलेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि एक खास रणनीति की तरफ आईडीएफ आगे बढ़ रहा है जिसमें सुरंगों को ध्वस्त करना एक बड़ा टारगेट है। और ये पूरा जो नेटवर्क है टनल्स का, उसको ऑपरेट करने के लिए फ्यूल चाहिए और हमास के पास ईंधन की कमी हो रही है क्योंकि चारों तरफ से ब्लॉकेड है। वेंटिलेशन सिस्टम बंद होते ही सुरंगों में रहना मुश्किल हो जाएगा हमास के लड़ाकों के लिए और यहीं पर मौका होगा इजरायल के लिए। जी, और इसीलिए इजरायल ने ईंधन सप्लाई बंद कर दी है। तो इजरायल को काटेगा हमास की लाइफलाइन, ये अब इजरायल आगे की रणनीति बना रहा है। लेकिन कैप्टन शाम, सुरंगें जो सबसे बड़ी ताकत निकलकर सामने आ रही है हमास की, इस रणनीति के तहत क्या आईडीएफ कामयाब हो पाएगा हमास के खात्मे की तरफ आगे बढ़ते हुए? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा भी है और सबसे बड़ी बात, बंधकों को भी वहीं रखा है हमास ने। आईडीएफ की ऑपरेशन सफल हो ना हो, डैमेजेस होंगे, मानवीयता और कराएगी। इसके पीछे दो बातें हैं। मैं देखिए, डैमेजेस हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पर मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुत बड़ा कद्दावर नेता मानता हूं आज के दिन में। उनकी वार कैबिनेट की आज जो कल बात हुई है उसमें लगातार वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करें। उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन करिए। आईडीएफ पूरी तरह से उबाल पर है, वो चाहता है अटैक करें। टनल की बात आप कर रही हैं, डैमेजेस तो होंगे। और एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी वार कैबिनेट में है, उनकी कुछ अलग राय है। और आपको मालूम हो, 2 दिन पहले इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर जो है इजराइल के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे वार कैबिनेट में शामिल किया जाए। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल का क्षण है ये। रोकना ग्राउंड इन्वेजन मानवता और कराएगी, बहुत मौतें होंगी। टनल और उनके जो हमास के लड़ाके हैं वो बर्बरता के साथ लड़ेंगे और बहुत सारे लोग मरेंगे। तो इसके हिसाब से प्रधानमंत्री आखिरी बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, रोक रहे हैं। ये टनल नेटवर्क आखिरी होल्ड है हमास का, उनका आखिरी हाइडआउट है। अगर ये ध्वस्त हो गया तो फिर हमास के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती आएगी। इसलिए इस बात का अंदाजा लग रहा है कि हमास पूरी ताकत लगा देगा, पूरी बर्बरता दिखाएगा इजरायल को रोकने के लिए। और देखिए, इस बीच गुटरेस के बयान पर इजरायल भड़का है। यूएन महासचिव के इस्तीफे की मांग कर दी है। इजरायल ने आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगाया है। हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था गुटरेस ने, ऐसा इजरायल का मानना है और हमास को धरती से मिटा देना चाहिए, यह भी इजरायल कह रहा है। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। और लगातार वॉर जोन से आ रही एक्सक्लूसिव खबरें, जहां 17 अक्टूबर को गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के 9 दिन बाद अमेरिकी मीडिया एक रिपोर्ट ने सबकी नींद उड़ा दी है। एक ऐसी रिपोर्ट जिस पर इजरायल और हमास दोनों हैरान हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या? कौन है इजरायल का अदृश्य दुश्मन? इस खास रिपोर्ट में होंगी और बड़ी जानकारियां, साथ ही वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। अब हिजबुल्लाह का आईडीएफ के ठिकानों पर हमला, जहां सैन्य ठिकानों पर हमले के वीडियो आ रहे हैं सामने और आईडीएफ ने भी कैसे जवाबी कार्रवाई की, तस्वीरें आपके सामने।
और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में हमास के हमले जारी हैं। तेल अवीव में हमास का रॉकेट से हुआ है हमला। आयरन डोम ने रॉकेट हमले को निष्क्रिय किया। और इजरायली सेना का अल-बिरे पर हमला, जहां अल-बिरेस के साथ मरहबा पर भी हमला हुआ। इजरायली सेना की गाड़ियों का काफिला भी नजर आया। तस्वीरें आपके सामने होंगी। इस हमले में काफी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। और अहम खबर है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। ईरान में रची गई थी इजराइल पर हमले की साजिश। 7 अक्टूबर को हुआ इजराइल हमले की साजिश। हमास के 500 लड़ाकों को ईरानी कुद्स ने दी ट्रेनिंग। साथ ही ईरान में दी गई थी लड़ाकों की ट्रेनिंग। तो हमले को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताएंगे हमास लड़ाकों का ईरान में प्रशिक्षण को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि 7 अक्टूबर को जिस तरीके से हमला हुआ, ईरान क्या उसका मास्टरमाइंड है? 500 हमास लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का भी दावा किया जा रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों की ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बड़ा इनपुट मिला है, जहां IRGC के नेतृत्व में लड़ाकों के ट्रेनिंग को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ फोर्स के अधिकारियों ने हमले की ट्रेनिंग दी है, ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि कुछ फोर्स के प्रमुख जनरल इस्माइल कानी इसमें शामिल माने जा रहे हैं। हालांकि हमास लड़ाकों के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, इसलिए जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है। संजय सोई सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स भी इस पूरी भूमिका में आ रहे हैं। ऐसे में मास्टरमाइंड तक पहुंचने का दावा तो किया जा रहा है, हर बार कहीं ना कहीं सुई ईरान पर ही आती है, और ये दावे अलग अलग स्तर पर अब किए जा चुके हैं। दुनिया के सामने क्या आप तथ्य रखने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जिस पर अभी 4-5 दिन पहले एक अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट भी जारी हुई थी कि जहां पर ईरान के जो बड़े डिज़ाइन का खुलासा किया गया था कि किस प्रकार आज ईरान मिडिल ईस्ट में गेम खेल रहा है, किस प्रकार से जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग कर रहा है, उनको हथियार दे रहा है और उनको फिर छोड़ दे रहा है। ये जो खासतौर जो कर्द ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ जो है, ये इसी प्रकार के कामों में कई देशों में लिप्त हैं। बल्कि इनका जो कमांडर को 3-4 साल पहले सुलेमानी को मारा भी गया था एयरपोर्ट पर। तो ये जो बात है, क्योंकि ईरान जो है उसको दुश्मनी है अमेरिका से, उसकी दुश्मनी है वो बात ठीक है सर, लेकिन पांडे सर एक क्विक रिएक्शन, समय के साथ जिस तरीके से खबरें और भी हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे क्या अब यहाँ पर ईरान को देखते हुए ही वो फैक्ट्स अब सामने रखने की कोशिश की जा रही है? ये तो हम सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन है, और ऐसे में ईरान की भूमिका इन हमलों में क्या अब आने वाले वक्त में आपको लगता है फैक्ट्स के साथ साबित करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो ऑलरेडी दिख रहा है सामने, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अभी से नहीं, लगभग पिछले 1 वर्षों से देखा गया कि जरूरी साजो सामान, आर्म्स एम्युनिशन जो है वो मिस्र के थ्रू जो है ईरान ने हमास के पास पहुंचाया। तो और अभी जो कल की रिपोर्ट है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ इस्लामी जिहाद की मीटिंग भी वहाँ पर हुई है। तो ये क्या बताता है कि वो भले ही ओपनली नहीं बोल रहे हैं, ओपनली नैरेटिव तो ये बता रहा है कि वो शांति के दूत हैं और वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, एस्केलेशन ना हो, लेकिन उनके पीछे जो भी तैयारियां हमास ने की वो ईरान की मदद से की। कतार और ईरान 2 ही लोग हैं जिनका कि इसमें हाथ कहा जा रहा है। और क्योंकि ग्राउंड में ऐसे सबूत मिले, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि दोनों ही देश बहुत एक्टिव रहे। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, और तभी अमेरिका ने ईरान को चेतावनी
चेतावनी भी दी है कि युद्ध में कूदने की भूल ना करे। इधर युद्ध के 20 दिन तबाही की 20 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले 7 अक्टूबर को पहला दिन था जब सबसे पहला हमला किया गया। हमास ने घुसपैठ की इजराइल के अलग अलग इलाकों में और उसके बाद ये बड़ा हमला किया गया। देखिए तस्वीरें भी लगातार हमलों की हम आपको दिखा रहे हैं। 20 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाएंगे क्योंकि युद्ध पहुंच चुका है 20वें दिन में। 20 दिन से गाजा पट्टी में एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने 200 से भी ज्यादा बंधक बना रखे हैं। और देखिए 20 तस्वीरें एक साथ हम आपके सामने रख रहे हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर जब दूसरा दिन था युद्ध का, 9 अक्टूबर तीसरा दिन था, 10 अक्टूबर चौथा दिन, 11 अक्टूबर पांचवा दिन, 12 अक्टूबर छठा दिन, 13 अक्टूबर सातवां दिन, 14 अक्टूबर आठवां दिन, 15 अक्टूबर नौवां दिन, 16 अक्टूबर 10वां दिन। देखिए इसी तरीके से आपको हम 20 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि युद्ध 20वें दिन में कितनी तबाही लेकर के आया है। हमले लगातार हो रहे हैं। आईडीएफ भी हमास पर जोरदार पलटवार कर रहा है। वहीं नॉर्थ गाजा तबाह हो चुका है और अब साउथ की बारी है, यह भी कहा जा रहा है। गाजा के अस्पताल को किसने दहलाया, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आज बड़ी खबर आई है कि किस तरीके से अस्पताल हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के जरिए बड़े दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के तहत यह कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल दोनों के दावों को वो खारिज करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से इन दावों को खारिज कर दिया गया है। इजराइल या हमास किसी ने अस्पताल पर हमला किया ही नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमले के पीछे इस्लामिक जिहाद का भी हाथ नहीं है। रॉकेट हमला अस्पताल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था और यही वजह है कि अब यह जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है। अब अगर ये दावे किए जा रहे हैं और सभी को इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर क्लीन चिट मिल रही है तो सवाल अभी भी वही कायम है कि आखिर अस्पताल हमले का मास्टरमाइंड कौन है। इजराइल हमास नहीं तो किसने किया अस्पताल पर हमला, बड़ा सवाल। कौन है 500 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था। ये जंग के बीच किसी तीसरे मुल्क की क्या इसमें कोई साजिश है, ये एक और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचा जा सका। बिल्कुल अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर 17 अक्टूबर को जो अस्पताल पर हमला हुआ जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वो हमला किसने किया। कैप्टन शाम, हमास उस दौरान कह रहा था कि यह हमला इजराइल की ओर से किया गया, तो इजराइल ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया कि यह दरअसल रॉकेट का मिसफायर था। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो एक अलग ही क्वेश्चन मार्क सामने आ गया है कि अगर हमास और इजराइल ने नहीं तो फिर हमला किसने किया अस्पताल पर। और मेरा मानना है, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो अटैक है, ये देखिए 35,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में 3 दिन से छुपे हुए थे इस कारण से कि यहीं पे वो बच पाएंगे। एक पेड़ के नीचे करीब 400-300 लोग और उसके आसपास करीब 2-3 किलोमीटर में कि वहाँ अटैक नहीं होगी, ये बात सबको मालूम थी। और मैंने उस दिन ये कहा था कि इसका जॉर्डन में जो प्रेसिडेंट बाइडेन का उस दिन जाना था और जो मिस्र के और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के चीफ से उनको बात करनी थी, वो नहीं हो पाया। तो ये उनके आने से जस्ट पहले अटैक हुआ, तो ये साजिश तो थी ही। ये मैंने उसी दिन कहा था कि इसको हमें इससे लिंक करके जोड़ के देखना चाहिए। अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको रहने दीजिए। कोई ना कोई चाहता था कि ये मीटिंग ना हो और प्रेसिडेंट बाइडेन जॉर्डन नहीं जाए, तो ये हुआ और वो अचीव कर लिया जिस कंट्री ने भी किया या जिसने भी साजिश की। अटैक तो एक टैक्टिक्स था, लेकिन इसका बड़ा मकसद था कि कोई पीस समझौता ना हो, चिंगारी जलते रहे, आग लगते रहे। तो मैं ये कहता हूं कि उसके बाद भी जॉर्डन के, मिस्र के और कतार के लोग, उनमें से कोई निकल के अपने कंट्री से तेल अबीब क्यों नहीं जा रहा। सर लेकिन हमला कर दिया, अपने मकसद में कामयाब हो गए, टाइमिंग आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन सवाल अभी भी है कि अगर कोई तीसरा है तो वो कौन। इस बीच सीरिया में अमेरिकी और देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। इलॉन मस्क ने जताई है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। विश्व युद्ध 3 की ओर बढ़ रही है दुनिया। उनका कहना है वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है इजराइल और हमास की जंग। इजराइल हमास जंग के बीच मस्क की वार्निंग, अमेरिका को रूस के साथ संबंध सुधारने का सुझाव दिया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बमों के साथ हुआ था। ये इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि खतरे की जहां तक बात हो रही है तो खतरा यह है कि गाजा पर हमला तीसरे विश्व युद्ध की क्या कोई शुरुआत हो सकती है। इस बीच ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, उद्योगपति एलन मस्क ने दुनिया को ऐसे ही खतरे से अब चेता दिया है।
इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी आधार पर वो डिटेल जहां इजराइल हमास युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहा है, इस खतरे की बात कही जा रही है। जंग से खतरे में मानव सभ्यता भी आ सकती है और इजराइल हमास संघर्ष के बीच मस्क की इस चेतावनी को देखते हुए ये बड़ी बातें, जहां अमेरिका और रूस मिलकर शांति स्थापित करे, ये बात कही जा रही है और अमेरिका को रूस के साथ संबंध सुधारने का ये सुझाव भी दिया जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 से बचने को प्राथमिकता देने की जरूरत की बात मस्क कह रहे हैं, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? पांडे सर, लगता है आपको इस हालात को देखते हुए अमेरिका कोई सूझबूझ से ऐसा कदम उठाए जिसमें शांति स्थापित होती नजर आए? देखिए, अभी शांति की बात जरूर की जा रही है क्योंकि हॉस्टेजेस 222 हॉस्टेजेस का मामला है और जरा से भी तनाव जो है उनके जीवन पर खतरा होता है। और ये ध्यान रहे कि 222 हॉस्टेजेस में इजराइल के ही लोग नहीं हैं, बाहर कई देशों के लोग हैं। तो इस समय सभी लोग जो अभी शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ कर्टन क्या हो रहा है ये शायद अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उसी को देखते हुए शायद एलन मस्क का ये अंदाजा है कि शायद और एस्केलेट हो चीज़ें, क्योंकि शांति की तरफ कोई भी कदम उठाया जा रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने उठाने की कोशिश की और बाद में उसको जब अमेरिका ने कुछ सुझाव दिया कि किस प्रकार सीज फायर लिया जाए, तो चाइना और रशिया दोनों ने उसको वीटो कर दिया। तो शांति की बात कहाँ से हो? कहीं कोई संवाद, देखिए संवाद होना जरूरी है, लेकिन संवाद के लिए दो छोर खुले दिमाग के होने चाहिए, वो ऐसा दिखने का। जी, और दुनिया में इस वक्त दो युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं, एक रूस और यूक्रेन के बीच तो दूसरा इजराइल और हमास के बीच। ऐसे में क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी पर हमले पर हमास का पलटवार, इजराइल के रिशोन लेजियन में दागा गया रॉकेट। हमले के बाद रिशोन लेजियन में धुएं का गुबार उठा, हमले में बड़े नुकसान की भी खबर है। और न्यूयॉर्क में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने होगी। यहूदी छात्रों ने कमरे में छिपकर यहां जान बचाई, कॉलेज के गेट तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए। इराक जॉर्डन बॉर्डर पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। इराक से जॉर्डन जा रहे तेल टैंकों को रोका गया। इजराइल का साथ देने के लिए जॉर्डन का विरोध।